नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ष 2015 के जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हिंदी लैंग्वेज वाला पेपर है, इसके हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उससे आगे 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि को किस वर्ष पुरस्कार मिला था? देखिए, इन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी 22 भाषाओं को। और जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ तब इसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन बी परीक्षा गुरु को। और परीक्षा गुरु को किसने लिखा? तो ये लिखा था लाला श्रीनिवास दास ने। ठीक है। और कब लिखा? 1882 में। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर। देखिए, जो आवारा मसीहा बुक है ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो यह है ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा तथा लिपि देवनागरी होगी ये कहा गया है? तो ये कहा है अनुच्छेद 343 में। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है, देखिए 344 में राजभाषा आयोग के संबंध में बातें कही गई हैं। ठीक है। और 339 में कहा गया है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इनकी भाषा अंग्रेजी होगी। और एक अनुच्छेद और पूछा जाता है, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। ये 3-4 आर्टिकल हमेशा पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? देखिए, मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में बताया है कि संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है और जीके वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शुद्धाद्वैतवाद। और अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? ये है शंकराचार्य। ठीक है। द्वैताद्वैत के कौन है? वह है निम्बाकाचार्य। और जो विशिष्टाद्वैतवाद है इसके संस्थापक हैं रामानुजाचार्य। ठीक है। और एक और पूछा जाता है कि द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? जो द्वैतवाद के संस्थापक हैं वह है माधवाचार्य। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग नहीं है? मतलब कि यहाँ स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाक। ठीक है। हम कहते हैं ना सुर्पनखा की नाक कट गई, तो ठीक है, यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के रूप में नाक का प्रयोग हो रहा है। और इस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उस शब्द से कोई वाक्य बना लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। तो आपको यहाँ पर सही स्पेलिंग बतानी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। कई बच्चे ऑप्शन ए श्रृंगार इस प्रकार लिखते हैं, ये गलत होता है। ठीक है। श्रृंगार को इस प्रकार लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निशा शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए, निशा मतलब होता है रात, रात्रि। ठीक है। देखिए, यामिनी, विभावरी और निशी ये तीनों निशा के पर्यायवाची हैं। और देखिए, जो यहाँ पर ऑप्शन डी है प्रतिकामिनी, तो ये प्रतिकामिनी का अर्थ होता है जो सौतन होती है। ठीक है। सौत कहते हैं जिसे, तो ये सौतन का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, चपला शब्द का अर्थ है? देखिए, चपला का अर्थ होता है बिजली। ठीक है। और चपला का एक पर्यायवाची लक्ष्मी भी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति की इच्छा करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो ये होगा मुमुक्षु। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, मीन, मत्स्य और झक ये तीनों मछली के पर्यायवाची होते हैं, परंतु मत्सर मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या करना। ठीक है। द्वेष करना। और यहाँ पर एक ऑप्शन आया है ऑप्शन डी झक। देखिए, झक का मतलब भी मछली होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, अगर कोई व्यक्ति खाली बैठा है तो कहते हैं कि ये झक मार रहा। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति खाली बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था, तो वो नदी में जाता था और मछली मारता था। और तभी से एक कहावत प्रचलित हुई, झक मारना। ठीक है। मछली मारने को झक मारना कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो यह ऑप्शन सी 8। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। देखिए, जो ये यहाँ पर ऑप्शन डी लिखा है, अन्य इस प्रकार नहीं लिखते, अन्य लिखते हैं इस प्रकार। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निराकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यह ऑप्शन बी। ठीक है। निर इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह, देखिए, जिस शब्द के आगे से संख्या लिखी होती है तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, गायक में कौन सी संधि होती है? तो ये होती है ऑप्शन डी अयादि संधि। अगर हम इसे तोड़ें तो बनेगा गै धन अक। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कान का स्त्रीलिंग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कनिका। देखिए, अगले 5 क्वेश्चन में आपको शब्द का सही अर्थ बताना है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है,
आलोच्य का क्या अर्थ होता है? तो आलोच्य का अर्थ होता है ऑप्शन बी, आलोचना के योग्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुपाच्य का क्या अर्थ होता है? सुपाच्य मतलब जो आसानी से पच जाए, मतलब आसानी से पचने वाला। अगला क्वेश्चन है, अधोवस्त्र। देखिए, अधोवस्त्र का मतलब होता है जो कमर से नीचे वस्त्र पहने जाते हैं उसे अधोवस्त्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु। देखिए, अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। गोधूली का मतलब क्या होता है? गोधूली का मतलब होता है ऑप्शन सी, संध्या और रात के बीच का समय। जब गाय जंगल से वापस अपने घर आती हैं तो उसे गोधूली कहते हैं। ठीक है। देखिए, अगले दो क्वेश्चन में आपको कहावत का जो पॉपुलर रूप है वो आपको बताना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जहाँ ना पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि। ठीक है। देखिए, जो अगली कहावत है ये है ऑप्शन डी, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपको यदि कोई काम करना है लेकिन आपके पास उस काम को करने के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं है तो वो काम कैसे कंप्लीट होगा? ठीक है। तो ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। देखिए, अगले 5 क्वेश्चन में आपको कुछ लोकोक्तियाँ दी गई हैं, आपको यहाँ इनके सही अर्थ बताने हैं। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, अनेक मूर्खों के मध्य थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विद्वान समझा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असरफियों की लूट कोयले पर मुहर। मतलब कि असरफियों की तो लूट हो रही है लेकिन कोयले पर मुहर लगाई जा रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुमूल्य वस्तु के व्यय की चिंता न कर, तुच्छ वस्तु को सावधानी से रखना। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी की हानि करके उल्टा उसी पर रौब जमाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपराधी अपनी सफाई सबसे पहले देता है। अगला क्वेश्चन है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक बार धोखा खा लेने पर मनुष्य भविष्य के लिए सावधान हो जाता है। देखिए, अगले 5 क्वेश्चन में आपको मुहावरे दिए गए हैं, आपको उसका सही अर्थ बताना है। ठीक है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, घी के चिराग जलाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खुशियां मनाना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी होना। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए, परस्पर घनिष्ठता और गहरी दोस्ती। अगला क्वेश्चन है, लकीर का फकीर होना। तो इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे पुरानी लीक पर चलना। अगला क्वेश्चन है, वारे न्यारे होना। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, बहुत लाभ होना। अगला क्वेश्चन है, रंग में भंग होना। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन बी, मजा किरकिरा हो जाना। अगला क्वेश्चन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन किसका है? तो यह ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला क्वेश्चन है, पानी गई ना उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्लेष अलंकार। देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको अलंकार बताना है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रूपक अलंकार का भेद नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यतिरेकी रूपक। देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको छंद बताना है और यहाँ पर आपको बताना है कि इस निम्न विकल्पों में कौन सा छंद होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोहा। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ समझने वाली बात है, आपको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाए, आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा छंद है, वहाँ पर आपको चौपाई भी पूछ सकता है या दोहा पूछ सकता है, तो इनमें कुछ अंतर होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर कहीं पर अगर चौपाई पूछा जाएगा तो पहली बात, चौपाई में क्या होता है, 4 पंक्तियाँ दी होंगी। ठीक है। और 4 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होंगी। अब ये 16-16 मात्राएं का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है, अगर किसी अक्षर में छोटी ई की मात्रा हो या फिर छोटा ऊ की मात्रा हो तो आप उससे एक मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर नागरी दिख रहा है, नागरी में यहाँ पर री लिखा है तो री को हमेशा हम एक मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन जो बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर आप इसको 2 मात्राएं पढ़ेंगे, मतलब रॉ को आप एक मात्रा पढ़ेंगे, फिर बड़ी ई को आप एक और मात्रा पढ़ेंगे, मतलब 2 मात्राएं पढ़ेंगे। ठीक है। तो चौपाई में क्या होगा, प्रत्येक लाइन में आपको 16-16 मात्राएं मिलेंगी। ठीक है। और दोहा में क्या होता है, इसमें भी 4 लाइन होंगी। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन। इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, इसमें पहली लाइन में और तीसरी लाइन में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और जो दूसरी लाइन होगी और चौथी लाइन होगी यहाँ पर 11-11 मात्राएं होंगी। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो आप इसमें हम पहली लाइन को पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर मेरी लिखा है, तो मेरी में कितनी मात्राएं होंगी, 2 होंगी, एक मौ और उसमें एक ही मात्रा। फिर है री, तो री में कितनी मात्राएं होंगी, इसमें भी 2 मात्रा होंगी, एक रॉ और उसमें ई की मात्रा। फिर है भव बाधा, भव मतलब एक मात्रा,
फिर व 2 मात्रा, फिर बा में 2 मात्रा होंगी, ठीक है, एक बौ की मात्रा और एक आ की मात्रा, और फिर धा में भी 2 मात्रा होंगी, एक धौ की मात्रा और एक आ की मात्रा। तो इस प्रकार बहुबाद में कितनी मात्रा होंगी? 6 मात्राएं, ठीक है। और हरों में कितनी मात्रा होंगी? देखिए, ह में 1 मात्रा और रौ में 2 मात्राएं, ठीक है, एक तो रौ की मात्रा होगी और एक औ की मात्रा होगी। तो टोटल कितनी मात्रा हो गई? तो 1 2 3 मात्राएं, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लीजिए तो आ गया ना 13 मात्राएं, ठीक है। और अगर आप इसमें दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो दूसरी लाइन में देखिए, रा में 2 मात्राएं, धा में भी 2 मात्राएं, टोटल होगी 4। नागरी में कितनी होंगी? ना में 2 मात्राएं, गौ में 1 मात्रा और री में सिर्फ 1 मात्रा, क्योंकि छोटी ई और छोटा ऊ में हमेशा 1 मात्रा होती है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी होंगी? 2 3 और एक 4, इसमें भी 4 होंगी। और सुई में कितनी होंगी? देखिए, सौ में कितनी होंगी? 2 मात्रा होंगी, एक सौ की होगी, एक ओ की मात्रा होगी। तो पहले तो 2 हो गई और छोटी ई में 1 मात्रा। तो अब इसे गिनिए, देखिए 4 4 8 9 10 11 मात्राएं, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जो विषम है, मतलब पहला और तीसरी लाइन में 13 मात्राएं होंगी और दूसरी और चौथी लाइन में 11 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं दोहा, ठीक है। और जहाँ प्रत्येक लाइन में 16 16 मात्राएं होंगी, वहाँ पर होगी चौपाई, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थायी भाव का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको रस बताना है, तो आप इन पंक्तियों को पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो ये पंक्तियाँ हैं ये परशुराम ने लक्ष्मण से कही हुई थी, तो उसमें परशुराम बहुत गुस्से में थे जब श्री राम ने धनुष तोड़ा था। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? रौद्र रस, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, वनौषधि में आपको संधि विच्छेद बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, वन धन औषधि। तो यहाँ पर होगी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है? जो आपको ये सिंगल ओ दिख रहा है ये औ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैंची शब्द किस भाषा का है? तो ये है ऑप्शन सी, तुर्की भाषा का। देखिए, अगले 5 क्वेश्चन में आपको कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको इन वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो इसे कहते हैं ऑप्शन डी, दुराग्रह। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों को वश में किया हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जितेंद्रिय। वह मनुष्य जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, विधुर, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रोंगटे खड़े करने वाला, तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी, लोमहर्षक। देखिए, लोम का मतलब होता है बाल, ठीक है। तो जब एकदम हम कुछ हमारे रोंगटे खड़े होते हैं तो हमारे हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं लोमहर्षक। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, वचन द्वारा जो कहा नहीं जा सकता, तो उसे कहते हैं ऑप्शन डी, अनिर्वचनीय। तो दोस्तों, आज हमने वर्ष 2015 के जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर था उसे हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। देखिए, आप इस पेपर का अच्छे से आप एनालिसिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।